Hello students, welcome back to my channel, and in today's video we are going to see the last topic of our chapter life process, that is excretion. लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है, रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट किया है और आज हम देखने वाले हैं अबाउट एक्सक्रीशन. ओके, तो एक्सक्रीशन के बाद हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एक्सक्रीशन. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एक्सक्रीशन की. तो हमारी बॉडी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस टॉक्सिक वेस्ट है, उसे बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. The process of removal of toxic, harmful, nitrogenous waste from our body is called excretion. ठीक है, एक और टर्म आता है इजेशन. इजेशन का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट को रिमूव करना. इजेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड वेस्ट को रिमूव करना. एक्सक्रीशन का मतलब होता है लिक्विड वेस्ट को रिमूव करना फ्लूइड फॉर्म में. ठीक है, अब एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि उससे हमारी बॉडी ऑस्मोरेगुलेशन करती है. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है वाटर बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, फ्लूइड बैलेंस होता है हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन की वजह से. ठीक है, दूसरी चीज़ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस. अब ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है होम्योस्टेसिस. क्या मतलब होता है होम्योस्टेसिस का? तो होम्योस्टेसिस का मतलब है एक स्टेबल कंडीशन बॉडी की. क्या मतलब है होम्योस्टेसिस का? बॉडी की एक स्टेबल कंडीशन जहाँ पे आपकी सारी लाइफ प्रोसेस एक प्रॉपर फॉर्म में चल रही है. आपका न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जब ये सारी लाइफ प्रोसेस आपकी एक कांस्टेंट स्टेबल वे में मेंटेन होती है तब हम आपकी बॉडी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस कंडीशन. ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर. मेजरली 3 तरह के एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं. एक है अमोनिया. सबसे पहला क्या है? अमोनिया. दूसरा है यूरिया और थर्ड है यूरिक एसिड. क्या हमारे पास एक्सक्रीटरी वेस्ट है? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ओके, ये तीनों को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे इस टेबल के अंदर. ठीक है, उसके पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स. एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि कौन कौन से हमारी बॉडी में ऐसी फॉर्म्स है जिससे कि हम वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स अगर हम डिस्कस करें तो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया अमीबा. अमीबा जो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है. अमीबा कैसा है? सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है. तो उसके एग्जाम्पल से हम शुरू करेंगे. तो अमीबा के अंदर आप क्या देखोगे कि अमीबा अपना जो भी वेस्ट निकालता है, सारा वेस्ट, क्योंकि अमीबा कैसा है? अमीबा इज सिंगल सेल. कैसा है अमीबा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. तो अमीबा अपना जितना भी वेस्ट निकालेगा सारा किससे निकालेगा? बॉडी सरफेस से. उसके पास कोई भी ऑर्गन तो होगा नहीं एक्सक्रीशन के लिए, एक ही सेल है तो कोई ऑर्गन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है एक्सक्रीशन के लिए. तो वो अपना सारा वेस्ट कैसे निकालेगा? बॉडी सरफेस से. ठीक है, और प्रोसेस क्या होती है? डिफ्यूजन से. कैसे निकालता है अमीबा अपना सारा वेस्ट? थ्रू डिफ्यूजन. ठीक है, अमीबा के बाद हम नेक्स्ट जाते हैं फ्लैटवर्म्स. फ्लैटवर्म्स कौन से फाइलम में हम बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थस. प्लेटीहेल्मिन्थस को हम क्या बोल सकते हैं? फ्लैट वॉर्म्स. अब इनके पास एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया, या तो हम इसे बोलते हैं फ्लेम सेल्स. अब कैसा स्ट्रक्चर होता है ये मैं अभी आपको डायग्राम से बता रही हूँ. इसके बाद ये वीडियो के अंदर मैं इसके पिक्चर्स भी अटैच करूँगी तो आप पिक्चर्स से भी देख सकते हो. चलिए, तो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थस में मैंने एग्जाम्पल ले लिया प्लेनेरिया का. तो इनकी बॉडी पे ऐसे सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स, या इनको आप बोल सकते हो प्रोटोनेफ्रीडिया. क्या बोल सकते हैं आप इनको? प्रोटोनेफ्रीडिया. ये मैंने यहाँ पे प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लिया. यहाँ पे मैं पिक्चर भी इनके अटैच कर रही हूँ. ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं एनालिडा पे. ठीक है, एनालिडा के पास एक्सक्रीशन के लिए होता है नेफ्रीडिया. नेफ्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर है.
इंसेक्ट किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो जितने भी इंसेक्ट है जैसे कि कॉकरोच है, ठीक है, ग्रास सॉपर है, मस्कीटो है, इन सब के पास होती है माल्फिजन ट्यूब्यूल। क्या है ये सारे ऑर्गेनिजम्स के पास? जितने भी इंसेक्ट्स, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इंसेक्ट्स ओवर हियर, तो जितने भी इंसेक्ट्स है इंसेक्ट्स के पास होती है माल्फिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, माल्फिजन ट्यूब्यूल है इन सब के पास। माल्फिजन ट्यूब्यूल एक तरह का इनका फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, जहाँ से ये लोग वेस्ट निकालते हैं। उसके बाद एरेक्नीड का मतलब इसमें आ जाएंगे आपके स्पाइडर और स्कॉर्पियन। एरेक्नीड के अंदर क्या आएंगे आपके? स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस। स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन के पास क्या होता है? दे हैव कोक्सिल ग्लैंड्स। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है? इनके पास है कोक्सिल ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया का मतलब होता है पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड। ठीक है, क्रस्टेशिया का क्या मतलब हुआ? पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड। ठीक है, इनके पास होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। क्रस्टेशिया पानी में कौन से आर्थ्रोपोड रहते हैं? प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, ये सब पानी में रहते हैं। ठीक है, तो इन सब के पास क्या होते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। उसके बाद जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे वर्टिब्रेट्स के पास एक्सक्रीशन के लिए होती है किडनी। वर्टिब्रेट्स किससे एक्सक्रीट करते हैं? तो वर्टिब्रेट्स एक्सक्रीट थ्रू किडनी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके, अब हम ये कंपैरिजन देखेंगे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट के ऊपर जो कंपैरिजन है वो टेबल हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मेजरली 3 टाइप के वेस्ट होते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट। क्या होते हैं वो? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। स्पाइडर में आप नोट कीजिए, स्पाइडर के अंदर एक्सक्रीटरी मैटर होता है ग्वेनाइन। क्या होता है स्पाइडर के अंदर? होता है ग्वेनाइन होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया है कि स्पाइडर के अंदर होता है ग्वेनाइन। ओके, बाकी के ये हम अभी डिस्कस करेंगे। जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं उन्हें हम? अमोनोटेलिक। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें बोला जाता है यूरियोटेलिक। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें बोला जाता है यूरिकोटेलिक। ठीक है, 3 तरह के हमने डिवाइड कर दिए। अमोनोटेलिक क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया, यूरियोटेलिक यूरिया, और यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये तीनों का मैंने यहाँ पे डिफरेंस का एक टेबल लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है अमोनोटेलिक जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी के लिए होता है अमोनिया। तो जो भी अमोनिया रिलीज करते हैं उनका वेस्ट कैसा है? सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। यूरियोटेलिक यानी यूरिया रिलीज करने वालों का वेस्ट लेस टॉक्सिक है, और यूरिकोटेलिक का लीस्ट यानी सबसे की कम टॉक्सिक है। ठीक है, सेकेंड जो अमोनोटेलिक है, क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक है तो इसे बॉडी से रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर पानी प्रॉपरली नहीं दिया, ठीक है, तो आपके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो ख़राब हो जाएंगे। सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर। यूरिया कम टॉक्सिक है तो कम पानी चाहिए। यूरिक एसिड बहुत ही कम टॉक्सिक है तो इसको बहुत ही कम पानी चाहिए। इनका जो वेस्ट होगा वो पेस्ट लाइक होगा। पेस्ट लाइक यानी कि कैसा वेस्ट होगा? सेमी सॉलिड वेस्ट। कैसा वेस्ट है इनका? सेमी सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब अमोनिया पानी के साथ उसी फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए आपकी बॉडी में सबसे पहले जो वेस्ट बनता है वो अमोनिया के फॉर्म में ही बनता है। बाद में आपकी बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया से यूरिया। कहाँ पे कन्वर्ट होता है? लिवर के अंदर कन्वर्ट होता है। और लिवर के अंदर जो साइकिल है जिससे कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं यूरिया साइकिल, या हम इसे बोलते हैं
ऑर्निथीन साइकिल। क्या बोलेंगे? यूरिया साइकिल या फिर ऑर्निथीन साइकिल, जिसमें आपकी बॉडी में जितना भी अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। ठीक है, अब यूरिक एसिड में अमोनिया से यूरिया, यूरिया से यूरिक एसिड कैसे बनता है? प्रोटीन ब्रेकडाउन से। कैसे बनता है? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। अब क्योंकि मैंने बताया अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट है, इसे रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, तो जनरली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वही अमोनिया रिलीज़ कर पाएंगे, जैसे फिश, टेडपोल। ठीक है, फिश के अंदर भी यहाँ पे बोनी फिश, कौन सी फिश? दो टाइप की फिश आती है, बोनी फिश और कार्टिलेज फिश। कौन सी फिश अमोनिया एक्सक्रीट करती है? बोनी फिश। फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है वो ज़्यादा अमोनिया एक्सक्रीट कर पाएंगे, बिकॉज अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यूरिया कौन एक्सक्रीट करता है? शार्क और मैमल्स, यानी हमारा जो वेस्ट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। यूरिक एसिड बर्ड्स का वेस्ट होता है, रेप्टाइल का वेस्ट होता है। ठीक है, बर्ड्स का वेस्ट आपने देखा होगा, क्या पता कभी आप पे गिरा भी हो। ओके, यू नेवर, हाँ बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो आपने देखा होगा कैसा पेस्ट जैसा होता है, बहुत ही सेमी सॉलिड होता है, क्योंकि उसको बहुत कम पानी चाहिए, बहुत ही लीस्ट टॉक्सिक है। ठीक है, तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स यूरिक एसिड, मैमल्स और शार्क यूरिया, एंड फिश टेडपोल अमोनिया। ओके, इज दिस क्लियर? चलिए अब आगे हम कंसंट्रेट करेंगे इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में देखेंगे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। फर्स्ट लेट मी टेल यू what human excretory system consists of. So human excretory system consists of pair of kidneys, that is 2 kidneys we have, ureter, urinary bladder and urethra. इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। अदर एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी किडनी के अलावा और क्या है हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए जो ज़रूरी है, हेल्प करता है? लंग्स है। लंग्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। एरोमा, यानी कोई भी ऐसा छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है जिसमें स्मेल है या डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी बॉडी में एंटर कर रहा है उसको भी लंग्स बाहर निकालते हैं। इंटेस्टाइन के थ्रू हम इजेशन यानी कि सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालते हैं। लिवर भी अपना सारा वेस्ट इंटेस्टाइन को दे देता है, तो इंटेस्टाइन उसमें से ही सॉलिड वेस्ट बाहर निकलेगा। स्किन के थ्रू हम स्वेट और ऑयल बाहर निकालते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स का जो भी वेस्ट होता है वो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे ऐड कर देता है? माउथ में, जो कि फाइनली बाद में सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हमने देखे एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ओके, किडनी का स्ट्रक्चर अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो में। ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेती हूँ। ये हमने किडनी का डायग्राम मैंने एक बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कवरिंग होती है किडनी की। ये जो कवरिंग है इसे बोला जाता है कैप्सूल। अब ये जो किडनी का आउटर मोस्ट रीजन है ये वाला, इसे बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसे? कॉर्टेक्स। बीच वाला रीजन जहाँ पे ऐसे पिरामिड्स बने रहते हैं, इस रीजन को बोला जाता है मेड्यूला। और यहाँ पे जो पिरामिड्स है, क्योंकि मेड्यूला रीजन में है तो हम इनको बोलेंगे मेड्यूलरी पिरामिड्स। सबसे इनर मोस्ट रीजन जो ये है इसे बोला जाता है पेल्विस। ठीक है, किडनी से रिलेटेड हम जो भी टर्म्स देखेंगे तो हम आगे रीनल यूज़ करेंगे। रीनल का मतलब होता है किडनी, तो हम बोलेंगे रीनल कैप्सूल, रीनल पेल्विस, रीनल मेड्यूला, रीनल कॉर्टेक्स। इन सब का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू किडनी। ये ठीक है, ये पिरामिड्स है यहाँ पे। ये पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पिरामिड्स है यहाँ पिरामिड्स के पास होता है आपका नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन क्या चीज़ है, ये इसी चैप्टर के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। अब ये जो पेल्विस है यहाँ से निकलती है, यहाँ पे एक नॉच जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा, ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है हाइलम, या आप इसे बोल सकते हो हाइलस। ठीक है, तो ये जो हाइलम या हाइलस है यहाँ से फिर निकलेगी यूरेटर। क्या निकलेगी यहाँ से? यूरेटर। अगर आपका ये डायग्राम क्लियर है, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आपको पूरा ओवरऑल सिस्टम समझाने के लिए बना दूंगी। तो ये है आपकी 2 किडनीज, ठीक है, यहाँ से निकलता है यूरेटर जो खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ पे होता है यूरेथ्रा। ठीक है, यहाँ से आती है ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर, कौन सी ब्लड वेसल्स आती है? तो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। ठीक है, रेड का मतलब यहाँ पे आर्टरी है और ब्लू का मतलब है वेन। रेड है आपकी रीनल आर्टरी और ब्लू कलर से मैंने दिखाई है रीनल वेन। ठीक है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। ओके, अब ये जो आपका यूरिन बनने का मेन काम है वो सारा का सारा होता है किडनी के अंदर। ओके, यूरेटर तो बस एक पाइप है जिसका काम है यूरिन को पास करना। यूरेटर का क्या काम है? टू पास द यूरिन। ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करना, जब तक प्रेशर आपके ब्लैडर के ऊपर नहीं आता तब तक वो यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा इज द प्लेस जहाँ से हम यूरिन निकालते हैं। अब जो प्रोसेस है जिससे हम यूरिन निकालते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है मिक्टुरेशन। क्या बोलते हैं हम प्रोसेस को? प्रोसेस को बोला जाता है मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन इज द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ द वर्ड मिक्टुरेशन। ठीक है, तो सारा जो भी यूरिन फॉर्मेशन का काम है वो कहाँ पे होगा? किडनी में। यूरेटर सिर्फ पास करेंगे, ब्लैडर का काम है स्टोर करना और यूरेथ्रा से क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको किडनी का स्ट्रक्चर समझा दिया है। अभी हम देखेंगे किडनी के फंक्शन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी फंक्शंस ऑफ किडनी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी फंक्शंस ऑफ किडनी। ठीक है, तो किडनी का फंक्शन सबसे पहले मैं बात करूंगी क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का बैलेंस बनाए रखना, आपकी बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसे मेंटेन करके रखना, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। किडनी के अंदर जब भी आपका ब्लड प्रेशर में थोड़ा बहुत वेरिएशंस आते हैं तो किडनी में जो आपका यूरिन का रेट है, कितने अमाउंट में आपका यूरिन जा रहा है, उसमें डिफरेंस आ जाते हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं, तो किडनी उसे मेंटेन करता है। किडनी के पास एक हार्मोन होता है जिसका नाम है रेनिन, जिसके थ्रू किडनी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस बनाए रखता है, आपकी बॉडी को एक स्टेबल नॉर्मल कंडीशन में बनाए रखता है। पीएच बैलेंस करता है। एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन किडनी रिलीज करता है। एरिथ्रो का मतलब है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी को बनाने वाला हार्मोन, इसको एरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं। तो ये हार्मोन जाके स्टिम्युलेट करता है बोन मैरो को, और बोन मैरो आपका फिर क्या बनाता है? रेड ब्लड सेल्स बनाता है, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, अब एक चीज़ डिस्कस करेंगे। मैंने जब आपको किडनी का स्ट्रक्चर बताया तो उसमें मैंने आपको मेड्यूलरी पिरामिड्स बताए थे। ह्यूमंस के अंदर 8 से 12 मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं। इन्हीं मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स।
नेफ्रॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यानी किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नेफ्रॉन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर एक किडनी के अंदर करीब 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। कितने नेफ्रॉन्स है ह्यूमन की एक किडनी में? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। हमारी किडनी जो भी फंक्शन कर रही है, जो भी काम कर रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम डिटेल में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us now continue with the structure of nephron. Before we start the structure of nephron, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर हमने जो डायग्राम देखा था, तो उसकी लेबलिंग कैसे करेंगे? सो जो हमारी राइट साइड है उसको हम लेबल करेंगे लेफ़्ट किडनी, और हमारी लेफ़्ट साइड को हम लेबल करेंगे राइट किडनी। जैसे कि रीज़न मैं मेरे हर वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ, व्हेन वी स्टैंड लाइक दिस, तो व्हाट हैपेंस, दिस बिकम्स माई लेफ्ट किडनी एंड दिस विल बिकम माई राइट किडनी। आप जब भी एग्ज़ाम में किडनी का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको राइट किडनी हमेशा थोड़ी सी नीचे बनानी है लेफ़्ट किडनी की कंपैरिजन में। उसका रीज़न ये है कि आपका जो राइट साइड है यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी थोड़ी सी नीचे हो जाती है। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब नेफ्रॉन का डायग्राम जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उतना है नहीं। मेरे पास बहुत सारी इजी ट्रिक्स है जिससे कि आप नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेफ्रॉन के डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैंने पोस्ट किया है अपनी चैनल पे, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वो लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हो और आप बहुत ही सिंपल ट्रिक के थ्रू नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको ये डायग्राम के अंदर एक सी शेप का कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस कप को हम बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो आपको सी शेप का कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या बोला जाता है? इसे हम बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। अब इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है इस तरह से। इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं हम इसे? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक सी शेप का कप है, कप के अंदर ब्लड कैपिलरीज है। कप को हमने क्या बोल दिया? कप को हमने बोला बोमैन्स कैप्सूल। और ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज को हमने बोला ग्लोमेरुलस। बोमैन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ये जो पूरी बॉडी बनी है इसको बोला जाता है माल्पीजियन बॉडी। क्या बोलते हैं इसे हम? माल्पीजियन बॉडी। डोंट गेट कंफ्यूज विथ माल्पीजियन ट्यूब्यूल। माल्पीजियन ट्यूब्यूल होती है कॉकरोच के अंदर, और ये जो है ये बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को साथ में हम बोलते हैं माल्पीजियन बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने रेड कलर से ब्लड कैपिलरीज बनाई है, ब्लड कैपिलरीज जो एंटर कर रही है बोमैन्स कैप्सूल के अंदर। तो जो ब्लड कैपिलरी बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर कर रही है उसे बोलेंगे हम एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी कि ये वाली जो आप देख रहे हो जो एंटर कर रही है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, इसे हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का मतलब क्या हुआ? टुवर्ड्स बोमेन्स कैप्सूल जो जा रही है उसे बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से जो बाहर निकल रही है उसे बोला जाता है ईफरेंट आर्ट्रियोल। ईफरेंट क्या हुआ? अवे फ्रॉम बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, तो बोमैन्स कैप्सूल की तरफ जाने वाले को बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, वहाँ से जो बाहर निकल रही है उसे हम बोलेंगे ईफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल का हमेशा डायामीटर बड़ा होता है कंपेयर टू ईफरेंट आर्ट्रियोल। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉइलिंग्स दिखाई दे रही होगी, ये जो कॉइलिंग्स है, ठीक है, इसे बोला जाता है पीसीटी। क्या बोलते हैं हम इस कॉइलिंग को? बोलते हैं पीसीटी, जिसका मतलब है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसका मतलब हुआ
फर्स्ट कॉइल्ड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल यानी फर्स्ट, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कॉइल्ड और ये है ट्यूब्यूल। सो योर पीसीटी इज फर्स्ट कॉइल्ड ट्यूब्यूल, इसलिए इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद एक पूरा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसे हम? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आपकी सेकेंड कॉइल ट्यूब आती है, इसे बोला जाता है डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या मतलब होता है डीसीटी का? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल यानी बाद में, ये पहली थी कॉइल ट्यूब तो इसे पीसीटी बोला, ये बाद में कॉइलिंग है तो इसे हमने बोला डीसीटी यानी कि डिस्टल। उसके बाद है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ से क्या होता है आपका यूरिन पास होता है, जो आपके यूरिन को कलेक्ट करता है। ओके, तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसके बाद हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है कि नेफ्रॉन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको पाथवे बता दूं तो आपका जो है वो कहाँ पे गया, किडनी के अंदर एक बार गया, तो किडनी के अंदर क्या क्या रीजन से पास हुआ आपका यूरिन जो बना। ठीक है, तो मेड्यूला, मेड्यूला से पेल्विस में गया, पेल्विस से गया यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर से निकल के गया यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से हुआ आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये हमने पाथवे देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे आपका यूरिन बनता है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, एंड देन वी आर गोइंग टू सी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।